IFRS 16 में हम जो सवाल देखने लगे हैं दैट इज स्प्रिंग 8। अगर आपको पता हो कि लीज का जो सवाल आता है पास पेपर में, उसमें जो चीजें पूछी जा सकती हैं, नंबर 1 वो होता है कि स्केड्यूल बनाए, नंबर 2 एक्सटेक्स बनाए, नंबर 3 एंट्रीज करें, नंबर 4 नोट्स बनाए। अब जाहिर है जब मैं स्केड्यूल बनाने की बात करता हूं तो ये प्रेजेंट वैल्यू से चलता है, तो इसको मैं जीरो रिक्वायरमेंट पे रख लेता हूँ। 5 तरह की चीजें पूछी जाती हैं और दिस इज द ओनली क्वेश्चन अभी तक की अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन में ये पांचों चीजें आपको मिलती हैं। तो ये एक ऐसा सवाल है जो रिवीजन के लिए परफेक्ट है, जिसमें पूरी लीज आ जाए। उसके बाद जो मिसिंग फिगर वाला है वो हमारे पास स्प्रिंग 19, मिसिंग फिगर ढूंढने के बाद यही 5 चीजें एप्लीकेबल होंगी कि इसमें से आपने करना क्या है। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है जिसको हम अटेम्प्ट करने लगे हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको आपने अच्छे से करना है और इसको आप रिवीजन के लिए रख सकते हैं। सवाल को पढ़ना शुरू करते हैं। ये हमारे पास सवाल है स्प्रिंग 8 रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। ए और बी दो रिक्वायरमेंट है। प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज, ओके जी, उसमें से एक रिक्वायरमेंट आ गई फॉर द ईयर एंडिंग जून 30th 2008 एंड 9 एंड 10। तीन सवाल, 3 साल ऑफ इन द बुक्स ऑफ लेसर, इग्नोर टेक्स्ट, ओके। बी एक्सटेक्स्ट बनाए फाइनेंशियल पोजीशन के और नोट्स बनाए, ये होगी दूसरी, ये होगी तीसरी। नोट्स उसने कहा है 2008 के बनाना है टू शो हाउ द ट्रांजैक्शन कैरिड इन आर्ट एंड रिफ्लेक्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसका मतलब उसने यहाँ पे मुझे 3 रिक्वायरमेंट्स चाहिए कि एंट्रीज नंबर 1, नंबर 2 एक्सटेक्ट्स, नंबर 3 नोट्स, ओके। 3 रिक्वायरमेंट्स कही हैं। अब सिंपल सी बात है, जब मैंने एंट्रीज करनी है तो इससे पीछे मुझे प्रेजेंट वैल्यू करना पड़ेगा, इसके पीछे मुझे स्केड्यूल बनाना पड़ेगा। इसका मतलब ये पांचों चीजें जो लीज के सवाल में पूछी जा सकती हैं वो सारी की सारी हमने यहाँ पे परफॉर्म करनी है। ओके जी, ये हमें समझ आ गई, हमारी बेस बन गई कि इस सवाल में हम करने के जा रहे हैं और ये हमारे लिए कैसे फायदेमंद है। सवाल पढ़ना शुरू करते हैं। शुएब लीजिंग लिमिटेड लेसर है हैज एंटर्ड इनटू 3 years agreement with Sarfraz Limited to lease a machine with expected useful life 4 years. Okay, cost of machine, cost आ गई 21 लाख। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन टू लीज ट्रांजैक्शन, उसने कहा जी 3 साल की लीज टर्म है, यूजफुल लाइफ 4 है, कॉस्ट हमारे पास 21 लाख है, डेट ऑफ कमेंसमेंट है 1 जुलाई 2007। ओके, लीज कंटेन अ परचेज ऑप्शन, पीओ है 1 लाख का। एट द एंड ऑफ लीज टर्म वैल्यू ऑफ द मशीन विल बी, जीआरबी आ गया मेरे पास 3 लाख। लीज इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट आ गई 8,60,000 और इंटरेस्ट इम्प्लिसिट रेट आ गया 12.9972%। तो ये मेरे पास पूरा डाटा है। अब मैंने सवाल पढ़ लिया, मेरे पास इंफॉर्मेशन क्लियर है। वर्किंग 3, मैं वर्किंग बनाने लगा हूं। सबसे पहले मुझे यहाँ पे डाटा चाहिए, इंस्टॉलमेंट 860 की, मैं ये कर रहा हूँ रुपीज एंड 1000। क्वेश्चन पे अगर मैं जाके देखूं तो इंस्टॉलमेंट कितनी थी 860। ओके, आगे लीज टर्म, यहाँ पे 4 ईयर लिखा हुआ है लेकिन लीज टर्म कितनी है 3 साल, यूजफुल लाइफ 4 ईयर्स। तो लीज टर्म हमारे पास है 3 साल, यूजफुल लाइफ है 4 साल। ओके, इंटरेस्ट इम्प्लिसिट रेट है 12.9972, 12.9972 पर एनम। ओके, और बार्गेन परचेज ऑप्शन है 1 लाख।
बार्गेन परचेज ऑप्शन आ गया 1 लाख। ये डाटा मेरे पास आ गया। प्लस हमने एरियर एडवांस का देखना है, वो देख लेते हैं, वो कहाँ पे लिखा हुआ है, एनुअल इन एरियर, ये हमने लिख लिया कि ये एरियर में ये डाटा जो मुझे चाहिए प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए वो मैं यहाँ पे ले आया। अब मैं इसकी करता हूँ प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट। मेरे पास डाटा अवेलेबल है, मैंने इसको यूज करना है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मेरे पास क्या होती है, MLPs प्लस UGR। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में दोनों चीजें। MLP में मेरे पास चूंकि इंस्टॉलमेंट है 860, 3 इंस्टॉलमेंट्स है, प्लस मेरे पास यहाँ पे बार्गेन परचेज ऑप्शन है, UGR भी मेरे पास 0 है। इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये मेरे पास हो जाती है 2680। भाई MLP में सब कुछ नहीं आता, डाउन पेमेंट, एडवांस पेमेंट, परचेज ऑप्शन, GRV, इंस्टॉलमेंट्स, ये मेरे पास है MLP। MLP की अगर बात करें तो हमें पता है डाउन पेमेंट, एडवांस पेमेंट, इंस्टॉलमेंट, परचेज ऑप्शन और GRV, ये सारी चीजें आ रही होती हैं जिसको हम कहते हैं MLP। ये मेरे पास MLP आ गया और UGRV 0 है तो ये मेरे पास आ गया 2680। अब हम इसकी करते हैं प्रेजेंट वैल्यू मींस नेट इन्वेस्टमेंट। मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला क्या है, डाउन पेमेंट या एडवांस पेमेंट प्लस रेगुलर पेमेंट प्लस यूनिक पेमेंट। यहाँ पे लगेगा डिस्काउंटिंग फैक्टर, यहाँ पे लगेगा एन्युटी फैक्टर। ओके, डाउन पेमेंट मेरे पास नहीं है तो इसको मैं यहीं पे क्रॉस कर देता हूँ। यूनिक पेमेंट मेरे पास है, इसका मतलब 1 माइनस 1 प्लस आर रेज टू पावर माइनस n ओवर आर इनटू इंस्टॉलमेंट प्लस 1 प्लस आर रेज टू पावर माइनस n इनटू जो भी फिगर हो। ओके, इंस्टॉलमेंट मेरे पास है 860 इनटू 1 माइनस 1 प्लस रेट कितना है, ये मेरे पास रेट है, यही नीचे आ जाएगा और इसके साथ मेरी जो अमाउंट मल्टीप्लाई होनी थी वो मैंने कर दी है, प्लस 1 प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस कितना है 3, यहाँ पे माइनस आ जाएगा 3, इसके साथ अमाउंट है 100। जब मैं इस पोर्शन को और इस पोर्शन को हल करता हूँ तो मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू बन रही है 2100। अब मेरे पास ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी है, नेट इन्वेस्टमेंट भी है, मैं यहाँ पे निकालता हूँ अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, जो कि है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है 2680, नेट इन्वेस्टमेंट है 2100, ये मेरे पास आ गया 300, 580, 2600। ये तीनों चीजें मैंने कैलकुलेट कर। अच्छा जी, जब हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं फिर हम बनाते होते हैं इससे स्केड्यूल। मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू है 2100, इससे मैं अपना स्टार्ट करता हूँ स्केड्यूल। ये मेरा स्केड्यूल का फॉर्मेट है। डेट में देख लेता हूँ, कमेंसमेंट डेट क्या है जी, कमेंसमेंट डेट है 1 जुलाई 2007 और 3 साल। ओके, 1 जुलाई 7, 3 साल हैं 2100। साल के एंड पे थी ये 30/6/8, 30/6/9, 30/6/10, ये मेरे पास 3 साल है। ओके, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। इंस्टॉलमेंट मेरे पास है 860, 860, 860 और एंड पे एक है लीस्ट टाइम कैन पिक पेमेंट है परचेज ऑप्शन की, वो मैंने यहाँ पे लिख दी। इसके साथ मैं इस रेट को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास इंटरेस्ट आ जाता है 273। इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, ये आ गया 587
ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट माइनस इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू क्लोजिंग 1513। 1513 के साथ फिर मैं 12% रेट लगाऊंगा, फिर मेरे पास आएगा 197, फिर मैं प्रिंसिपल का मैकेनिज्म यूज करूंगा तो 663, और मेरे पास जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आ जाएगा 850। फिर 850 पे मैं रेट मल्टीप्लाई करूंगा, इंटरेस्ट आ जाएगा 110, प्रिंसिपल आ जाएगा 850, और यहाँ पे आ जाएगा 0। इस तरीके से हमारा स्केड्यूल हो जाता है कंप्लीट। जब हम स्केड्यूल बना लेते हैं, अब हम चलते हैं वापस रिक्वायरमेंट के ऊपर। रिक्वायरमेंट देखते हैं रिक्वायरमेंट क्या क्या थी। हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, हम स्केड्यूल बना चुके हैं। अब हमारे पास एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स हैं 3, एंट्रीज, एक्सट्रैक्ट्स, नोट्स। सबसे आसान काम कर लेते हैं एंट्रीज का। उसके लिए मैं आता हूँ स्केड्यूल पे। सबसे पहले जो मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू की फिगर है वो है 2100। मुझे देखना पड़ेगा क्वेश्चन पे वापस जाके कि लेसर किस तरीके का है। लेसर है, डीलर मैन्युफैक्चरर की कोई निशानी नहीं है, ये सिंपल लेसर है। ओके, इसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू से मैं इसको करूंगा डेबिट, 177 लीज रिसीवेबल 2100 प्रेजेंट वैल्यू से, और मेरे पास एसेट यहाँ पे क्रेडिट हो जाता है 2100। वापस में जाता हूँ स्केड्यूल पे। इंटरेस्ट मेरे पास है 273, इंस्टॉलमेंट आई 860। जब इंस्टॉलमेंट मेरे पास आएगी मैं एंट्री करूंगा बैंक डेबिट 860। इसके अगेंस्ट मैंने दो चीजें रखी हैं, इंटरेस्ट और लीज रिसीवेबल। मुझे जो 860 मिला है ये कब मिला है? 30/6/8 पे। मेरे पास इंटरेस्ट है 273 और 587 है प्रिंसिपल। 587 273, ये जो हमने एंट्री की है 8 के एंड पे, यही 9 यही 10 के एंड पे रिपीट होगी। ये मेरे पास है, पेमेंट यहाँ पे लूंगा ये इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के अगेंस्ट। तो मेरी दोनों साल के एंड पे जो मैंने ये एंट्री की है, इसी तरीके से बैंक डेबिट लीज रिसीवेबल क्रेडिट इंटरेस्ट, फिर बैंक डेबिट लीज रिसीवेबल क्रेडिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, यहाँ पे 860, यहाँ पे आ जाएगा 960 इंटरेस्ट और इंटरेस्ट रिसीवेबल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो पैसे मिले हैं वो 960 मिले हैं। ये मेरा प्रिंसिपल आ जाएगा 850 और यहाँ पे 110 आ जाएगा। तो ये हमारा जो रिक्वायरमेंट थी सवाल में एंट्रीज की, वो हमारी हो जाती है कंप्लीट। मैं यहाँ पे फिगर्स लिख देता हूँ। 960 जब मुझे मिला, मेरा जो ये 850 है और ये है 110। ओके, यहाँ पे मुझे 860 मिला था, यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है 197 और 663, 197 663। इस तरीके से हमारी एंट्रीज की रिक्वायरमेंट हो जाती है कंप्लीट। क्वेश्चन पे मैं वापस आता हूँ। मैंने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर ली, स्केड्यूल बना लिया, एंट्रीज कर ली। एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं। ओके, एक्सट्रैक्ट पे आ जाते हैं। एक्सट्रैक्ट के लिए मुझे फिर स्केड्यूल की हेल्प लेनी पड़ेगी। एक्सट्रैक्ट के लिए उसने क्या कहा था, वापस क्वेश्चन पे जाके देखते हैं। उसने कहा था एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं 30 जून 2008 के लिए। ओके राइट, स्केड्यूल पे आते हैं। हमने एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं 2008। मैं 2008 के नीचे एक लाइन लगा देता हूँ। ओके, ये मेरा चला जाएगा इनकम स्टेटमेंट में। प्रिंसिपल का ये वाला सेक्शन करंट एसेट, और इसके नीचे जितने हैं सब का टोटल नॉन करंट एसेट। ओके, एक्सट्रैक्ट में आता हूं। मैंने क्या करना है, कंपनी का नाम लिखना है, स्टेटमेंट का नाम लिखना है और एक्सट्रैक्ट लिखना है मस्ट। जो साल है जो टाइम वो आ जाएगा, रुपीज एंड थाउजेंड है। एसेट में मेरा करंट पोर्शन है और नॉन करंट पोर्शन है। ओके, इसी तरीके से कंपनी का नाम, स्टेटमेंट का नाम, एक्सट्रैक्ट, डेट है वो आ जाएगी, रुपीज एंड थाउजेंड आ जाएगा दोनों जगह पे, और मेरे पास इंटरेस्ट इनकम की हेडिंग आ जाएगी। स्केड्यूल से इंटरेस्ट इनकम मैं देखूं तो ये मेरे पास है 273
273। करंट एसेट कितना है 663, करंट एसेट है 663 और नॉन करंट एसेट कितना है ये है 850। इस तरीके से हमारे अगर सवाल में जाके देखें मेरे पास जो क्वेश्चन है दूसरी रिक्वायरमेंट भी हो जाती है कंप्लीट एक्सट्रैक्ट की, जिसको हम स्केड्यूल की हेल्प से खत्म कर लेते हैं। अब हमारे पास है थर्ड रिक्वायरमेंट नोट्स बना। ओके, सबसे पहले हमने ये सीखा हुआ है, समझा हुआ है कि जो हमारा स्केड्यूल है ये भी नोट है। ओके, नंबरिंग देख लेते हैं फिर कैसे लगेगी। हमारा एक स्केड्यूल का नोट हो गया, डन हो गया। सॉल्यूशन पे आते हैं। ये जो हमने जितनी वर्किंग की है इसको हम अरेंज करते हैं। अरेंज कैसे करना होता है हम देखते हैं। यहाँ पे नोट रेफरेंस बाद में लगा लेते हैं। रिकंसिलिएशन, लीज रिसीवेबल कितना है, इसमें यूजीआरवी परचेज ऑप्शन जितनी चीजें होती है वो आ जाती हैं। यहाँ पे इस वक्त बार्गेन परचेज ऑप्शन। टोटल लीज रिसीवेबल की अगर मैं बात करूं, ये मैंने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट की हुई है। ये मेरे पास है 2680 जो कि है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ये है 2680, इसमें बार्गेन परचेज ऑप्शन 100 है और 2580 है। तो इसको मैंने उठा के यहाँ पे अरेंज कर दिया। अनअर्न्ड मेरे पास कितनी है 580 अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, और मेरे पास बन जाती है नेट इन्वेस्टमेंट 2100। तो मैंने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, अनअर्न्ड और नेट इन्वेस्टमेंट इसको मैंने अरेंज कर दिया। ओके, फिर मैं क्या करता हूँ 2008 की, हम अगर आप देखें सवाल में उसने कहा 2008 के नोट्स बनाने हैं। हम स्केड्यूल में जाते हैं। 2008 तक हमने जितना इंटरेस्ट ले लिया है 273 और जितनी इंस्टॉलमेंट ले ली है 860, उसको हम यहाँ पे आके मैं 273 माइनस करूंगा, यहाँ पे आके इंस्टॉलमेंट माइनस करूंगा, तो मेरे पास ये आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर। यहाँ पे आ जाएगी 1720, ये एज इट इज आ जाएगी 100, ये होगी 1820। 580 में से 273 माइनस होगा तो ये आ जाएगा 307। नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगी 1513। ये 1513 एग्जैक्टली स्केड्यूल के इस 1513 के इक्वल आएगा। ये हमारा स्केड्यूल नोट और ये हमारा रिकंसिलिएशन नोट हो जाता है डन। हमारे पास नोट कंप्लीट हो गए दो, एक हमारे पास हो गया स्केड्यूल का, एक हो गया रिकंसिलिएशन का। ओके, अब हम आते हैं सवाल पे। हमने कुछ अहम इंफॉर्मेशन नोट में लिखनी होती है जिसको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखनी होती है, और लीज किस तरह की है, नेचर। ओके, हम आते हैं वहां पे। सबसे पहले मैं देखूंगा कंपनी का नाम, नोट्स मैं बना रहा हूं और किस साल के लिए बना रहा वो आ जाएगा। लीज मेरे पास फाइनेंस है, ये हो गया 1 नंबर फाइनेंस लीज। कुछ अहम इंफॉर्मेशन 1.1 में आ जाएगा कि भाई मेरा रेट क्या था पर एनम। ओके, कितनी इंस्टॉलमेंट थी, एरियर में थी, एडवांस में थी, क्या कोई यूजीआरवी बार्गेन परचेज ऑप्शन इस तरह की चीजें थी, यस थी। तो मेरे पास यहाँ पे 5 चीजें अहम है जो मैंने 1.1 में लिख दी, जिसको मैं कहता हूँ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ओके, उसके बाद फिर हम दो चीजें बनाते होते हैं। फॉर द ईयर जब लेसर होता है तो यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम आती है। अगर ये लेस ही होता तो फॉर द ईयर में आपके पास इंटरेस्ट इनकम आ जाती है। इस साल कितना आपने आउटफ्लो किया, सब लीज किया है कि नहीं। फिर एसेट है, एसेट की कैरिंग अमाउंट आती है जिसमें डेप्रिसिएशन लेस करके भी दिखाते हैं। लेसर में सिर्फ इंटरेस्ट इनकम होती है और ये हमने उठाना है कहाँ से, स्केड्यूल से। तो फॉर द ईयर इनकम में अगर मैं स्केड्यूल पे जाऊं तो ये मेरे पास है 273।
ये मेरे पास है 273। आगे चलते हैं अगले नोट पे। फॉर द ईयर फाइनेंस इनकम 273 आ गया। देन मेच्योरिटी एनालिसिस, मेच्योरिटी एनालिसिस को भी हम स्केड्यूल से देखते हैं। मैंने इसका समझाया था कि जिस साल आप खड़े हैं, जिस साल के लिए आप नोट्स बना रहे हैं, मैं बना रहा 2008 के लिए, तो हर अगले साल में इंस्टॉलमेंट कितनी मिलेगी हर साल में। तो यहाँ पे मेरे पास आगे 2 साल हैं, मुझे अगले साल में 860 मिलेगी, उससे अगले साल में 960 मिलेगी। मैं वापस आता हूँ, मुझे पहले साल में कितनी मिलेगी 860, और उससे अगले साल में कितने मिलेगी 960। ये मेरे टोटल हो गया 1820। तो जब हम ये लिखते हैं तो मेरे पास नोट्स भी हो जाते हैं कंप्लीट। नोट्स में हमारे पास हमने प्रेजेंट वैल्यू बनाई होती है, उसको अरेंज करना कहलाता है रिकंसिलिएशन। इसमें फिर हम ऐड करते हैं स्केड्यूल से इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट, तो मेरा रिकंसिलिएशन कंप्लीट हो जाता है। स्केड्यूल इटसेल्फ एक नोट है, स्केड्यूल से हम मेच्योरिटी एनालिसिस, जिस साल के उसने हमसे नोट्स मांगे हैं उससे हर अगले साल में कितना हमें मिलना है, ये हमारा मेच्योरिटी एनालिसिस है। फिर स्केड्यूल से ही मैं फॉर द ईयर उठाता हूँ, जो मेरे पास यहाँ पे आ गया। इसके अलावा लीज की नेचर, लीज की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये मेरे पास बन जाते हैं नोट्स। अब ये लेसर का केस है, अगर लेसी का होता तो फॉर द ईयर एक्सटेंड हो जाता, इसमें कैश फ्लो आ जाते, इस साल कितने आउट हुए, सब लीज अगर हुई है तो वो आ जाता, एसेट की कैरिंग अमाउंट आ जाती, जिसमें हम ग्रॉस अमाउंट माइनस डेप्रिसिएशन करके यहाँ पे दिखा रहे होते। और अगर लीज का होता तो वहां पे हम क्या कर रहे होते, हम रिकंसिलिएशन वगैरह ना बना रहे होते। तो इस तरीके से हमारा ये सवाल हो जाता है कम।